नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। इकोनॉमिकम में आपका स्वागत है। स्टूडियो में मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बीते हफ्ते सर हमने बात की थी महंगाई की, कि सरकार को महंगाई क्यों पसंद है और कैसे सरकार महंगाई के जरिए अपना राजस्व बढ़ाती है। इस बार आप अर्थात में कौन सा नया विषय लेकर आए हैं? शुभम, इकोनॉमिकम में सारे दर्शकों का स्वागत है, आपका स्वागत है। पिछली बार के अर्थात और इकोनॉमिकम पर लोगों की बहुत उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं मिली, बहुत सारे सवाल मिले, जिनमें से कुछ ज़रूरी सवाल हैं जिन पर हम इसके बाद चर्चा करेंगे। आज हम एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर बात कर रहे हैं। जब भी महंगाई आती है, जब भी कीमतें बढ़ती हैं और ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं, तो आम उपभोक्ताओं के बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र है वो कौन सा होता है? एक तो हम और आप हैं जिनके पास जो उपभोक्ता हैं, जिन्हें कहीं दूसरे से जगह से तनख्वाह मिलती है या कारोबार से उनकी बचत होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो देश के छोटे उद्योग हैं, और उन पर पिछले 2-2.5 साल में लगभग कहर सा टूटा है। वो कहाँ खड़े हुए हैं, उन पे क्या असर पड़ रहा है। और आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब हम छोटे उद्योगों की बात करते हैं तो आपके दिमाग में किसी एक कंपनी, एक फैक्ट्री की कल्पना होती है कि जिसके पास एक मशीन लगी है, वो प्लास्टिक या स्टील का कोई सामान बना रहा है। ऐसा नहीं है। भारत में 60 से 65% छोटे उद्योग शुभम सर्विसेज सेक्टर से आते हैं, सेवाओं से आते हैं, जिनके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, जिनके पास कोई कैपिटल गुड्स नहीं है। वे किसी दुकान से, किसी किराए के प्रीमाइसेस से सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन्हें भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, तथाकथित रीढ़ कहा जाता है, वो कहां से कितनी टूटी है कोविड के दौरान, और उसके रिपेयर करने के लिए, उसे इलाज करने के लिए, उसे वापस खड़ा करने के लिए कुछ हो पाए, उससे पहले ये जो नई चोट आई है, इसका असर उस पर क्या होगा। बिल्कुल। तो यानी कि कंज्यूमर के बाद आज बात अर्थव्यवस्था के दूसरे सबसे बड़े वर्ग की होगी। चलिए आज अर्थात पर अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें। उससे पहले आप ये भी जान लीजिए आज कार्यक्रम में खास क्या क्या होगा। तो अर्थात के बाद होंगे आपके सवालों के जवाब। आज इनकम का जो सेक्शन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा जानकारी वाला है, और अंशुमान जी इसमें आज आपको आपकी इनकम से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे। और चलते चलते अंशुमान जी किस्सों के सिक्के से पर्दा उठाएंगे कि इस बार कौन सा सिक्का खनका है, और रूस के युद्ध के, और अंशुमान जी कौन सी नई जानकारी किस्सों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले आप कुछ आंकड़े सुन लीजिए, और ये आंकड़े आप पूरी चर्चा के दौरान अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। देश में करीब 6 करोड़ 33 लाख एमएसएमई हैं। जी हाँ, सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग जिन्हें आप बोलते हैं, वो देश में 6 करोड़ 33 लाख हैं। 11 करोड़ लोगों को ये रोजगार देते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 11 करोड़ लोगों को रोजगार यहीं से मिलता है। अब आप ये मान लीजिए कि अगर 40 करोड़ की, 45 करोड़ की वर्कफोर्स है भारत में, तो 11 करोड़ करीब 25% की वर्कफोर्स केवल एमएसएमई से जुड़ी हुई है। जीडीपी में एमएसएमई 30% की हिस्सेदारी निभाते हैं। अगर कोविड से पहले भारत की जीडीपी 200 लाख करोड़ की थी, तो उसमें 70 लाख करोड़ के आसपास का हिस्सा इन्हीं एमएसएमईज का था। और निर्यात में जो अहम है, जिस पर बहुत सारी चर्चाएं भी अभी हैं, बहुत शोर शराबा भी है, उसमें एमएसएमई की हिस्सेदारी 40% की है। अब आज का अर्थात शुरू करते हैं। अर्थात की शुरुआत इस बार अंशुमान जी कपिल गुप्ता जी से कर रहे हैं। कपिल गुप्ता जी ने जब से ये देखा है कि बैंक ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तब से वो बहुत चिंतित हैं। सर, क्या वजह है उनकी चिंता की? शुभम, कपिल गुप्ता उस रीढ़ का हिस्सा हैं जिसका जिक्र शुभम ने आपके साथ आंकड़ों में किया, और हम इकोनॉमिकम की शुरुआत में, इकोनॉमिकम के दौरान हम आपको वो सारे आंकड़े बताने की कोशिश करते हैं जिनकी उंगली पकड़कर या जिनकी टॉर्च की रोशनी में आप इस पूरी यात्रा को कर सकें अगले 35-40 मिनट में, और समझ सकें कि बार बार हमने इसे कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 30% जीडीपी, 40% एक्सपोर्ट, भारत में लगभग 35 से 40% तक का एम्प्लॉयमेंट, छोटे उद्योगों में छोटे कारोबार, छोटे उद्योगों में छोटे उद्यमी और लघु और मझोले उद्यमी अर्थव्यवस्था की तथाकथित रीढ़ कहे जाते हैं। और इनकी तारीफ में इतनी चीज़ें लिखी जाती हैं, इतनी बातें कही जाती हैं, पर इनकी वास्तविकताएं कहाँ हैं, और कोविड से पहले ये कहाँ खड़े थे, कोविड के बाद यहाँ कहाँ खड़े थे, ये बताने के लिए हम मिलते हैं कपिल गुप्ता से। कपिल गुप्ता ने पिछले सप्ताह जब बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आई ये घोषणा सुनी कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी बेंचमार्क लेंडिंग रेट बढ़ाने जा रहा है, जिसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट कहते हैं, MCLR कहते हैं। ये वो रेट है जिस पर कोई भी बैंक आगे कर्ज देने की गिनती शुरू करता है, यानी उनकी ये बुनियादी रेट होती, इसके ऊपर वो ब्याज दरें तय करते हैं, यहाँ तक उनकी लागत होती है, इसीलिए इसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग कहते हैं कि उनकी कितनी कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा तक उनको लगता था कि केवल बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला है,
इस हफ्ते, जिस हफ्ते हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस हफ्ते देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ने भी कह दिया कि वो अपनी ब्याज दरें बढ़ाना शुरू करेगा और उसने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग रेट यानी अपनी बेंचमार्क ब्याज दर लगभग 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी। इसके बाद कपिल गुप्ता बहुत निराश हैं और उनकी निराशा ये है कि उनके पास वो एक कूलर के मोटर और पंखे बनाने की एक इकाई चलाते हैं जिसको गर्मियों में बहुत उम्मीद होती है जिसको बिकने की, क्योंकि यही वो सीज़न होता है, भारत के अधिकांश हिस्सों में बड़ी गर्मी पड़ती है और लोग कूलर और पंखे इस दौरान खरीदते हैं। वो ये खबर पढ़ने के बाद उनके लिए ये गर्मियों में बिल्कुल अंधेरा छा गया उनकी आंखों के सामने। लॉकडाउन से उबरने के बाद भी इस कोशिश में लगे थे कि कैसे उनके कारोबार का रिटर्न इतना हो जाए कि वो अगर बैंक से कर्ज लें जो कि उन्हें 11 से 15% ब्याज पर मिलेगा। रेपो रेट की बहस छोड़ दीजिए, MCLR की बहस छोड़ दीजिए, छोटे उद्योगों को आमतौर पर 11 से 15% से कम पर ब्याज दर पर लोन नहीं मिलता है। वो ये सोच रहे थे कि उनका रिटर्न कम से कम इतना हो जाए कारोबार में कि वो 11 से 15% के लेवल का या 12% के लेवल का इंटरेस्ट रेट चुका सके। आप यहाँ समझिए कि अगर कपिल गुप्ता को 11% का इंटरेस्ट रेट या 12% के ब्याज दर पर लोन उठाना है शुभम, तो उनके बिजनेस पर रिटर्न कम से कम उसका दोगुना होना पड़ेगा। जब उनके पास 22% का ROCE होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, तब वो 11-12% का ब्याज दर पे कर सकेंगे और फिर बाकी खर्चे निकाल सकेंगे, बाकी चीजें निकाल सकेंगे। NBFC से तो कर्ज ले ही नहीं सकते, वो तो 16-17% ब्याज दर पे कर्ज देती हैं। कपिल गुप्ता की फैक्ट्री पहले लॉकडाउन के दौरान गर्मी भर बंद रही, लोग घरों में बंद रहे, फैक्ट्री चली नहीं। कोविड की दूसरी लहर में इतने लोग मारे गए, उनके आसपास के पड़ोस के लोगों की मौत हुई कि वो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले और वो दौर पिछले साल हमारे सामने था। अब जैसे ही काम शुरू हुआ, इस साल लॉकडाउन खत्म होना शुरू हुए, धीमे धीमे प्रतिबंध हटना शुरू हुए, तो सबसे पहला हिट या सबसे पहला घाव उन्हें कच्चे माल की कीमत बढ़ने से दिखाई दिया। इसके तत्काल बाद जब तक वो संभल पाते हैं कि तांबे की कीमत, स्टील की कीमत, प्लास्टिक की कीमत कैसे संभालेगी, तब तक उन्हें कर्ज महंगा होने की सूचना उनके दरवाजे पर पहुंच गई। अब उन्हें यह पता है कि महंगाई लंबी चलेगी, कर्ज महंगा होगा, और ये बात सिर्फ कपिल गुप्ता को शुभम नहीं मालूम है, ये बात भारत के बैंकों को भी मालूम है। जो बात कपिल गुप्ता जिस बात से परेशान है, उस बात से बैंक भी परेशान है। और इसलिए कपिल गुप्ता अगर चाहें भी कि वो बैंक से कर्ज लेना चाहें तो बैंक उन्हें कर्ज नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस महंगाई में की स्थिति में सबसे कमजोर, पूरी अर्थव्यवस्था की जो सबसे कमजोर उत्पादक रीढ़ है, कंज्यूमर रीढ़ नहीं उत्पादक रीढ़ है, वो बुरी तरह टूट चुकी है। और इसीलिए जब रिजर्व बैंक के आंकड़े आए तो दिसंबर 2021 तक के आंकड़े हमारे पास थे, उसमें छोटे और मझोले उद्योगों को जो को दिया गया कर्ज था उसकी बढ़ोतरी दर 1% से भी कम थी। मार्च में बहुत मुश्किल से 5% पहुंची, जबकि हमने पिछले 1-1.5 साल में छोटे उद्योगों को कर्ज देने की और उनके लिए तमाम तरीके की स्कीमें लाने की बहुत सारी घोषणाएं की थी। हमें यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा इसके आगे चलते हुए कि लॉकडाउन से पहले नोटबंदी और GST दो ऐसे डिसरप्शंस थे, जो दो ऐसे झटके थे जो भारत के लघु उद्योगों ने बुरी तरह झेले थे। पहले नोटबंदी के कारण उनके कारोबार श्रिंक किए, क्योंकि कैश इकोनॉमी थी जिस पर अचानक उन पर दबाव पड़ा। फिर छोटे उद्योगों पर GST ने बुरी मार की और वो अभी तक GST से जूझ रहे हैं कई तरीकों से। और उसके बाद उन्होंने अपने पूरे जीवन में पहली बार ऐसी सार्वजनिक बंदी देखी लॉकडाउन में, जिससे कि न केवल उनके कारोबार उनका उत्पादन ठप हो गया, बिक्री रुक गई, बल्कि सबसे बड़ा झटका जो उद्योगों को लगा, जिस पर हम आगे भी बात करेंगे शुभम, वो था कि उनके पैसे की वसूली फंस गई। उनके जो ड्यूज थे, जो उन्हें बाजार से लेने थे, जो उन्होंने माल बेच रखा था सीजन में, उसके पैसे की वसूली भी फंस गई। और अब जबकि ये लॉकडाउन खुल चुका है तो छोटे उद्योग कच्चे माल की महंगाई और कर्ज की महंगाई के सामने खड़े हैं। सर, आपने कहा जैसे कि अप्रत्याशित बंदी देखी, इस अप्रत्याशित बंदी या इसी गहरे संकट के लिए ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाया गया था, क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई थी जिसमें सरकार गारंटी लेती थी और छोटे उद्योगों को कर्ज दिया जाता था। उनका क्या कोई असर नहीं हुआ? उसके आंकड़े अब हमारे पास आने लगे हैं और इसलिए हम इस पर लघु उद्योगों की स्थिति पर आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब आत्मनिर्भर पैकेज को आए हुए लगभग 2 साल बीत रहे हैं। तो अब हमारे पास सर्वे और आंकड़े आने लगे हैं, जो आंकड़े हमें बताते हैं कि कितने लघु उद्योगों को पिछले 2 साल के भीतर इस संकट के दौरान सरकार की तरफ से मलहम दवा मिली और कितनों को नहीं मिली। केयर रेटिंग्स ने जुलाई 2020 में
जब आत्मनिर्भर पैकेज की पहली किश्त आई थी और एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट गारंटीज की जो क्रेडिट गारंटी स्कीम आई थी जिसको कि ECGLS कहा गया था उस गारंटी स्कीम के बाद एक सर्वे किया था के रेटिंग ने, उसमें 345 कंपनियों को शामिल किया था। उस सर्वे ने बताया था कि उस समय तक जुलाई तक करीब 30% कंपनियों का पूरा कारोबार खत्म हो चुका था, छोटे उद्योगों का, और 50% कंपनियां ऐसी थी, लगभग 30% कंपनियां ऐसी थी जिनका आधा कारोबार खत्म हो गया था। यानी 30% कंपनियां पूरी तरह बंद हो गई थी छोटे उद्योगों में, और 30% ऐसी थी जिनका 50% कामकाज बचा था। 60% कंपनियां ऐसी थी छोटे उद्योगों में, सारे सेक्टर्स में मिला लें, सर्विसेज में और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में दोनों सेक्टर्स में मिला लें अगर, तो वहाँ 60% कंपनियां अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई थी, और 60% कंपनियों ने पहले मौके पर अपने कर्ज का भुगतान टालने या मॉरिटोरियम का विकल्प चुना था। जैसे ही हम उनको मॉरिटोरियम की सुविधा मिली, हालांकि उन्हें पता था कि इसके बाद उन्हें इस पर एक मुश्त ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन उनके पास उस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फैक्ट्री बंद थी, माल नहीं बिक रहा था और वो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे, तो उन्होंने भविष्य में बड़े बोझ की कीमत पर भी मॉरिटोरियम का चुनाव किया था। इन कंपनियों को सच में बड़ी मदद की ज़रूरत थी। अब लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन शुरू हो गया और आत्मनिर्भर पैकेज आया, तो उसके बाद आई क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसका जिक्र शुभम आप कर रहे हैं। इस स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है ताजे बजट में। ट्रांस यूनियन सिविल की एक ताजी रिपोर्ट आई, बिल्कुल ताजी रिपोर्ट आई, जो इस स्कीम के असर की गहराई से पड़ताल करती है और जहां से हमें कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ और संकेत मिलते हैं। ट्रांस यूनियन सिविल की जो कि कर्ज लेने वालों की साख का आकलन करने वाली एजेंसी है, इसमें उसने दो महत्वपूर्ण चीजें बताई। पहली महत्वपूर्ण चीज शुभम ये बताई कि इस स्कीम में ज्यादातर कर्ज उन इकाइयों को मिले, उन कंपनियों को मिले या उन छोटे उद्यमियों को मिले जिनके पास पहले से बैंक के कर्ज मौजूद थे। यानी बैंकों ने सिर्फ उनकी ही साख पर भरोसा किया जिनकी साख पहले से लोनेबल थे और बैंक की साख में प्रमाणित थी। बैंकों ने जिनकी अचानक लॉकडाउन के कारण जिनकी कंपनियां बंद हो गई और जिन्हें तत्काल जरूरत थी, उनकी तरफ हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने कोई रिस्क उन कंपनियों के साथ नहीं लिया जो कंपनियां या जो कारोबारी उस डिस्ट्रप्शन में जाकर फंस गए थे। ये ट्रांस यूनियन सिविल ने बताया। गुप्ता जी जैसे, कपिल गुप्ता जैसे बहुत सारे उद्यमी थे उसमें, जिन्हें इस स्कीम का कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि उनके पास उनके जो टर्नओवर के कारोबार के लक्ष्य थे वो बैंक के गले ही नहीं उतरे। बैंकों को इस समझ में नहीं आया कि बाजार में डिमांड कितनी है, उनकी कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, और इसलिए बैंकों ने उन्हें कर्ज नहीं दिया। इस साल फरवरी में 2022 में सरकार ने संसद को बताया था कि बहुत छोटी इकाइयों को बहुत बड़ी मात्रा में इस स्कीम से कर्ज नहीं पहुंचा। नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी जो है, भारत सरकार की कंपनी है, वो इस स्कीम के लिए गारंटी उपलब्ध कराती है। सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी ट्रस्ट है। यानी अगर कोई छोटी कंपनी बैंक के पास जाती है और कर्ज लेती है, तो उसके बदले जो उसे गारंटी दी जाएगी, उसको उस गारंटी की गारंटी देने वाला एक ट्रस्ट है, एक कंपनी है जिसको नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कहते हैं। उसके आंकड़े ये पता चलते हैं कि 2021-22 में जब कारोबार खुलने लगा था, तब इस कंपनी के जरिए क्रेडिट गारंटी स्कीम पर जो गारंटियां जारी की गई थी, उनकी संख्या केवल घटकर 90 लाख रह गई 2022 में, जो 2020-21 में करीब 1.56 लाख थी। यानी गारंटियां लगातार घटती चली गई। जो बात ट्रांस यूनियन सिविल की रिपोर्ट ने कही कि केवल कुछ लोग ऐसे थे 90 लाख से घट के 1.56 लाख रह गए। हाँ, 1.56 लाख रह गई, बड़ी गिरावट है। मतलब सोचिए, कहाँ 90 लाख, कहाँ 1.5 लाख, कहाँ 1.5 लाख। उसकी वजह यह कि बैंकों ने सिर्फ उन्हीं को इस गारंटी स्कीम का लाभ देने के लिए चुना जिनके बारे में बैंक संतुष्ट थे कि ये, या जिनके पास कुछ रखने, या उनके पास है जिनके पास कुछ मॉर्गेज के लिए था। तो 90 लाख से घटकर 1.56 लाख पर आ गई। केयर के सर्वेक्षण ने हम 2020 में ही हमें बताया था कि 70% इकाइयों ने बैंक से, अब आप 2020 का एक आंकड़ा हमारे पास है जो तत्काल इस स्कीम के बाद आया था, एक 2 साल बाद का आंकड़ा है जो ट्रांस यूनियन सिविल से आता है, एक आंकड़ा हमारे पास नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट का आंकड़ा। ये तीनों मिलकर हमें कोविड के दौरान, आगे पीछे छोड़ दीजिए कोविड से पहले क्या हुआ, कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड के दौरान जो छोटे उद्योगों के लिए सस्ता कर्ज देने की, कर्ज सुविधा देने की पूरी व्यवस्था बताई गई थी, उसको अगर हम इन 3 रिपोर्ट से 3 आंकड़ों की रोशनी में देखें तो हमें दिखाई देता है। केयर ने 2020 में जो बताया था कि 70% इकाइयों ने बैंकों का दरवाजा खटखटाया था गारंटी स्कीम के तहत या सस्ता कर्ज लेने के लिए, जिसमें केवल 1/3 का कर्ज मंजूर हुआ था, डिस्बर्स तब भी नहीं हुआ था। 1/3 लोगों को कर्ज बैंकों ने देने के लिए सोचा था। मंजूर हुए कर्ज में 48% में सरकार की गारंटी ही नहीं मानी गई।
बताइए। क्योंकि सरकार की गारंटी इसलिए नहीं मानी गई क्योंकि वो कंपनियां बैंकों के अपने फ्रेमवर्क पर या प्रोफाइल पर बैंकेबल ही नहीं थी, या उनको उनकी लोन लेने की पात्रता नहीं थी। यानी कर्ज लेने वाले को अपनी गारंटी जुगाड़नी पड़ी। तो गारंटी के लिए या तो वो अपनी एसेट लेकर आया या वो किसी दूसरी जगह से उसने कुछ चीजें सामने रखी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस समय 2020 में केयर के सर्वे ने बताई थी कि ज़्यादातर जो कर्ज दोबारा मंजूर हुए थे उसमें 88% कर्ज 9 से 12% इंटरेस्ट रेट पर थे। यानी जिन कंपनियों को, जिन छोटे उद्योगों को शुभम रिफिनांस मिला था उस समय, उन्हें उस समय जबकि भारत में ब्याज दरें अपने न्यूनतम स्तर पर थी, 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का फंड आरबीआई बाजार में डाल चुका था, भारत में चरम सस्ती ब्याज दरें थी, तब भी उस स्कीम के तहत केवल जिन थोड़ी सी कंपनियों को दोबारा कर्ज की सुविधा मिली थी वो भी 9 से 12% ब्याज पर थी। तो ये है वो तस्वीर जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया। पिछले 2 साल के अंदर भारत में सस्ते बैंक कर्ज, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन और उन्हें कोविड के झटके से उबारने की स्थिति क्या थी, उसके ये आंकड़े हमारे सामने हैं। सर, आपने ये बताया कि सरकार ये 2 स्कीम्स लाई, उसके बाद भी लोगों को कर्ज नहीं मिला, लेकिन जितनी ये एमएसएमई पुरानी है उतनी ही पुरानी समस्या मुझे लगता है कर्ज की है। इससे पहले भी कई प्रयास किए गए जब सरकार ये कोशिश करती है कि छोटे उद्यमियों को कर्ज मिले। कर्ज मिल क्यों नहीं पाता है? रोड़ा अटकता क्या है? इसके लिए शुभम हमको ये सारे जो पैकेज आते हैं और जो सस्ते कर्ज की बातें होती हैं और छोटे उद्योगों के लिए बड़ी बड़ी क्रेडिट लाइन खोलने की बात होती है और तमाम तालियां बजाई जाती हैं। छोटे उद्योगों के कोई मेले नहीं होते, लेकिन सरकारें लगातार कोशिश करती हैं। समझने के लिए हमें छोटे उद्योगों का जो पूरा जटिल ढांचा है भारत में, इसके थोड़ा भीतर उतर कर समझना पड़ेगा। 6.3 करोड़ के आसपास जो लघु और मध्यम इकाइयां हैं, जिसके बारे में शुरुआत में शुभम ने आंकड़ा दिया था, हम उसे फिर बता रहे हैं, उसे आप ध्यान में रखें। 6.3 करोड़ या 6 करोड़ 33 लाख जो छोटी लघु और मध्यम इकाइयां हैं, शुभम में 99% तो माइक्रो हैं। 99% इकाइयां माइक्रो हैं, छोटी हैं, अति सूक्ष्म हैं और इन्हें कोई कर्ज नहीं देता। इन्हें कौन कर्ज देगा? माइक्रो यूनिट्स के लिए भारत में किसी बैंक के पास ना तो कर्ज की स्कीम है, ना उनके लिए कोई क्रेडिट गारंटी है। उन्हें वो तो बैंक का दरवाजा भी नहीं देख सकते, जा भी नहीं सकते, उनको नहीं मिलता है। सिडबी की रिपोर्ट ये मानती है, और बार बार आज की बात नहीं है, कोविड से पहले तक की बात है, और कोविड के बाद तो और भी खराब स्थिति हो गई क्योंकि बैंकों की बैलेंस शीट पर दबाव था, तो वो तो छांट बीन कर सिर्फ उन पर पैसा लगा रहे थे जहां से रिटर्न आ सकता था। सिडबी ने अपनी रिपोर्ट में बार बार ये बात कही है कि 80% छोटे उद्यमी तो बैंक तक का दरवाजा भी नहीं देखते, वो बैंक के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचते। अब रिजर्व बैंक और क्रिसिल के जो ताजे अध्ययन आए कोविड के दौरान और कोविड के पहले, कोविड के तुरंत पहले और कोविड के बाद, वो सब बताते हैं कि बैंक सिर्फ उन्हीं छोटी और मझोली कंपनियों को कर्ज देते हैं जिनकी रेटिंग प्रमाणित होती है, जिनकी साख प्रमाणित होती है। और छोटे उद्योगों में और छोटों में भी अति सूक्ष्म उद्योगों की साख प्रमाणित करने का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। उनकी साख क्यों कमजोर होती है, इस पर हम आगे बात करेंगे। उनकी सबसे ज्यादा उनकी साख को कौन सी चीज तोड़ती है और क्यों उन्हें बैंक कर्ज नहीं देते हैं, जबकि सरकारें कहती हैं कि बैंक कर्ज दें। वो उसकी एक बुनियादी समस्या है जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो रिजर्व बैंक और क्रिसिल की और बाकी रिपोर्ट्स मानती हैं कि छोटे मझोले उद्यमों में 1 या 2% तो पहली बात छोटे मझोले हैं, 99% तो सूक्ष्म। उन्हें तो आप बाहर ही कर दीजिए कि 6 करोड़ 33 लाख में से 99% के पास तो कर्ज की कोई एक्सेस ही नहीं है, उनके व्यवस्था नहीं। जो बचे हैं उनमें भी जिनकी साख प्रमाणित है, जिनके बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हैं, जिनके बिजनेस मॉडल बैंकों को समझ में आते हैं। भारत में पिछले 3-4 साल में, 5 साल में, और बल्कि अगर इसे हम माने तो 2012 के बाद से बैंकों में कर्ज में फंसे हुए कर्ज को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव बना। कर्ज छोटे उद्योगों में नहीं डूबा, कर्ज डूबा बड़े उद्योगों में। कर्ज डुबाया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने, डिफॉल्ट हुए भारत के बड़े ग्रुप। पर बैंकों पर जो एनपीए को लेकर दबाव बना, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान छोटी कंपनियों को हुआ, क्योंकि इन्हें मिलने वाले कर्ज में और ज़्यादा सख्ती दे दी गई। अब आज स्थिति यह है कि भारत के कुल बैंक और एनबीएफसी कर्ज में, इसमें एनबीएफसी को हम शामिल करते हैं, भारत में बैंक क्रिसिल की रिपोर्ट है, भारत में जो टोटल बैंक और एनबीएफसी का कर्ज है उसमें छोटे उद्योगों का हिस्सा केवल 28% है। छोटे उद्योगों की बात कर रहा हूं, 1%, 633 करोड़, 99% आप अलग कर दीजिए। क्योंकि भारत में 99% प्रतिष्ठान छोटे और मझोले के दायरे में आते हैं। जीडीपी में उनका 30% हिस्सा है, निर्यात में 40% हिस्सा है, और वो 60% लोगों को रोजी रोटी देते हैं। उन्हें सरकार की तरफ से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कोई मदद नहीं है। उन्हें मार्केट की वैगरीज, उन्हें बाजार के जो हमले हैं, उन्हें जो बाजार के डिसरप्शन से उन्हें झेलने पड़ते हैं।
यूके सिन्हा कमेटी ने 2019 में एक रिपोर्ट लेकर आई थी और जो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, हाल फिलहाल के पिछले 7-8 सालों में शुभम भारत में छोटे उद्योगों को बैंक कर्ज की परिस्थिति पर सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज इसे बार बार संदर्भ में लाया जाता है और लाया जाना चाहिए। ये बताती है कि छोटे उद्योगों के लिए कर्ज की जितनी मांग है और जितनी आपूर्ति है उसमें 20 से 25 लाख करोड़ का फर्क है। यानी 25 लाख करोड़ रुपए की फिनांसिंग छोटे उद्योगों को चाहिए और सप्लाई 25 लाख करोड़ कम है। अब आप यहां समझ सकते हैं कि छोटे उद्योगों की क्रेडिट की डिमांड कितनी ज्यादा है और उन्हें कितना कम कर्ज मिल पाता है। अब हम वापस लौटते हैं अपने गुप्ता जी पे। बिजली की मोटर बनाते हैं गुप्ता जी। उन्हें पता था कि मौजूदा हालात में उन्हें बैंक से कर्ज नहीं मिलना है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कब लॉकडाउन लग जाएगा, मोटर बिकना कितनी मोटर उनकी बिकेगी। छोटे से लोकल मार्केट के कूलर बनाने वालों को बिजली की मोटर और पंखे वगैरह सप्लाई करते हैं। उन्होंने केवल ये उम्मीद की थी कि अगर लॉकडाउन खुल गया, थोड़ी बहुत मांग लौटने लगी तो शायद हमारे पास कुछ सेल्स बढ़ जाएंगी और वो बढ़ी हुई सेल्स की इनवॉइस दिखाकर हम बैंक से थोड़ा बहुत कर्ज ले लेंगे, क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद जो 2 साल का नुकसान हुआ है उसे भरपाई के लिए कंपनी चला पाना मुश्किल है, प्रोडक्शन फैक्ट्री चलाना पाना मुश्किल है जब तक कि हमें क्रेडिट नहीं मिलता। यही बात सरकार भी मानती थी कि कंपनियों को अगर पैसा मिलेगा तो अपने कामकाज दोबारा शुरू कर सकेंगे। उन्हें लगा कि कोविड का जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए अब उन्हें नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मौजूदा ढांचे में नए इन्वेस्टमेंट में जो कोविड में 2 साल का लॉस हुआ है उसको वो रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन परिस्थिति ये थी कि वो एक तो पहले ही अब जो पूरा का पूरा क्रेडिट का नेटवर्क था या जो बैंक का कर्ज की सुविधाओं का दायरा था उससे बाहर थे और अब तो वो और दूर चले गए और दूर खिसक कर पीछे हो गए। सर, ये बात आपकी बिल्कुल अब समझ आ गई कि कपिल गुप्ता जी जैसे लोग परेशान क्यों हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि ये तो एक सिनेरियो बन रहा था कि अब इंटरेस्ट रेट साइकिल पलट रहा है और आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी समय कपिल गुप्ता जैसे लोगों के लिए महंगाई कितनी बड़ी समस्या है जो युद्ध के बाद एकदम तेजी से बढ़ी है, स्पेशली कमोडिटी की इन्फ्लेशन। जो कपिल गुप्ता जैसे लोगों के लिए महंगाई युद्ध के बाद नहीं बढ़ी बल्कि वो युद्ध से पहले ही शुरू हो गई थी। अगर आप ये माने कि जब सप्लाई साइड के कांस्टेंट आना शुरू हुए, आपूर्ति में की सप्लाई की समस्या आना शुरू हुई, कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई थी पिछले साल जून जुलाई अगस्त से, जब हमने धीमे धीमे कामकाज खुलता हुआ सप्लाई चेन की समस्याएं आई थी और कामकाज खुलता देखा था, थोड़ी बहुत डिमांड आना शुरू हुई थी। पेट्रोल डीजल की कीमतें तो पूरे 2 साल मंदी के दौरान भी भयानक रूप से बढ़ती रही, जिनका कैस्केडिंग इफेक्ट हमें महंगाई पे लगातार दिखता रहा, जिस पर हमने विस्तार से पिछली बार महंगाई वाले संस्करण में चर्चा की है और बताया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे बढ़ती रही। हुआ ये कि जैसे हमने शुरुआत में कहा ना शुभम की, आम उपभोक्ताओं पे, हमारे जैसे, आप जैसे, हमारे स्टूडियो में खड़े जो कैमरा पर्सन, इनके जैसे लोगों पर महंगाई असर करती। इसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा महंगाई से प्रभावित होने वाला और खासतौर से कमोडिटी की इन्फ्लेशन से प्रभावित होने वाला दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है वो छोटा उद्योग है, एमएसएमई है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं, वो हर चीज के लिए किसी बड़े प्रोड्यूसर पर निर्भर है। गुप्ता जी को अगर बिजली की मोटर बनानी है तो उन्हें स्टील चाहिए, उन्हें कॉपर चाहिए, उन्हें प्लास्टिक चाहिए, उन्हें गत्ता चाहिए, उन्हें और बहुत सारे केमिकल्स चाहिए, जिन केमिकल्स के जरिए वो एक प्लास्टिक की मोटर बनाएंगे। और वो प्लास्टिक की मोटर टाइम से बनाएंगे, उसके बाद उन्हें उतनी सस्ती भी रखनी है कि चीन से जो इंपोर्टेड मोटर आ रही है उससे सस्ती भी दिखा पड़े। तो स्टील को देखें, तांबा देखें, एल्युमिनियम देखें, प्लास्टिक देखें, शुभम पिछले 6 महीने 7 महीने में इन सब की कीमतें 20 से 60% तक बढ़ी हैं। ये सारी कीमतें, इन सारी चीज़ों की कीमतें 60% तक बढ़ी हैं। भारत में थोक महंगाई का आंकड़ा अभी आया इसी हफ्ते, 15% के आसपास है। थोक महंगाई गुप्ता जी को डराने के लिए, को दैत्य की तरह खाने के लिए दौड़ती है, क्योंकि थोक महंगाई प्रोड्यूसर्स की इन्फ्लेशन है। वहां बड़ी कंपनी अपनी स्टील की कीमत बढ़ाकर सामने बाजार में रख देती है। बड़ी स्टील कंपनियों का कार्टेल है। एल्युमिनियम भारत में सप्लाई करने वाली 2 कंपनियां हैं, प्लास्टिक के लिमिटेड सप्लायर हैं भारत में, तांबा बनाने वाली 2-3 कंपनियां हैं। वो जब चाहती हैं तो अपनी कीमतें बढ़ा देती हैं और नीचे जो लाखों लाख छोटे उद्योगपति या उद्यमी हैं, जो छोटी मोटी चीजें बनाते हैं या लेते हैं, उनके लिए इसके कोई और रास्ता नहीं है कि वो बिक्री में कमी झेलें और अपनी लागत को या तो एब्जॉर्ब करके घाटा उठाएं और या फिर अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाएं। और अगर गुप्ता जी 100 मोटरें प्रतिदिन के हिसाब से बेच रहे होते हैं तो उसकी कीमत बढ़ाने के बाद उनकी मोटरों की बिक्री घट के 50 और 40 पे आ जाती है। भारत में की मैन्युफैक्चरिंग में और भीतर अगर हम देखें क्यों महंगाई ने सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, वो ये महत्व समझना ज़रूरी है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग में छोटी और मझोली इकाइयों की संख्या बहुत कम है और उनमें जो भी हैं शुभम, वो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मशीनरी में है, गारमेंट्स में है और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में है। ये 4-5 बड़े सेगमेंट हैं जहां पर भारत के मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोग काम करते हैं।
इसके बाद इनमें अगला जो हिस्सा शामिल हुआ है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड सामान बनाने वाला है, जो कोविड के बाद आया, जिसमें कि आपको मास्क और तमाम तरीके के केमिकल इक्विपमेंट्स और हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स बनाने वाला हिस्सा इसमें शामिल हुआ है। ये जितने उद्योग हैं, ये उद्योग सीधे प्रत्यक्ष रूप से कमोडिटी की इन्फ्लेशन से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल में, इनके कच्चे माल में सबसे बड़ा हिस्सा कमोडिटीज का है, किसी न किसी कमोडिटीज पर। और उस सारी कमोडिटी की कीमत पिछले एक साल में 60% 70% बढ़ चुकी, जबकि इनके मार्जिन्स उस लेवल पर नहीं बढ़े हैं। इंडिया रेटिंग्स ने 1500 ताजे जो उद्योगों के बीच अभी एक सर्वे किया पिछले हफ्ते, और हमें बताया कि आज स्थिति यह है कि छोटी इकाइयों को, जो बड़ी इकाइयों को जो माल सप्लाई करते हैं, उससे जो सामान की, जो पैसे के भुगतान का समय है वो 50 से 80 दिनों तक लेट हो गया। यानी गुप्ता जी को अगर सौभाग्य से किसी बड़ी कंपनी को मोटर सप्लाई करने का, या किसी बड़े ब्रांड को जो कूलर बना रहा है उसको कुछ कंपोनेंट सप्लाई करने का ऑर्डर मिल भी जाए, तो अब कच्चे माल की कीमतों में तेजी के बाद उन्हें वहां से पेमेंट आने में 80 दिन, 90 दिन और 3 महीने का समय लग जाएगा कम से कम पेमेंट आने में। छोटे उद्योगों की समस्या यह है कि कच्चे माल की उनके मार्जिन्स बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी को वो सीधे उपभोक्ताओं को पास ऑन नहीं कर पाते, जबकि बड़ी कंपनियां जो बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करती हैं, स्टील का, कॉपर का, वो कार्टेल बनाती हैं और कीमतें तत्काल बढ़ा लेती हैं। अब जैसे आप एक छोटा उदाहरण देखें, सीमेंट की कीमतें बढ़ती हैं तो नुकसान सबसे ज्यादा उन छोटी इकाइयों को होता है जो सीमेंट के सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाती हैं। मान लीजिए टाइल्स बना रही हैं, सीमेंट से बने बाकी चीजें बना रही, उनके लिए वो कॉस्ट बढ़ चुकी होती। अधिकांश सप्लाईज पहले से, छोटे उद्योगों की अधिकांश सप्लाईज पहले से फिक्स्ड होती हैं, ऑर्डर्स फिक्स्ड होते हैं, उनके प्राइस रीनेगोशिएट करने की संभावना उनके पास नहीं होती, तो उन्हें वो कम मार्जिन पर सामान सप्लाई करना पड़ता है, जबकि उनकी पीछे कॉस्ट बढ़ चुकी होती है। और इसलिए भारत के छोटे उद्योग, मुझे लगता है पिछले एक दशक की सबसे जबरदस्त कैपिटल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। सबसे भयानक पूंजी संकट इस समय कोविड के बाद है, जो शायद भारत के नीति निर्माताओं को करीब जाकर ही दिखेगा, दूरबीन से भी नहीं दिखेगा। उन्हें पास जाकर कंपनियों से समझना पड़ेगा कि उनका जो कैपिटल क्रंच है, उनको जो पूंजी का सबसे भयानक संकट इस समय झेलना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी पिछले साल, जो ताजा संस्करण आया था, जो सबसे ताजा संस्करण है, उसने ये बताया था कि भारत के छोटे उद्योगों के एनपीए 18% के आसपास पहुंच चुके हैं। वजह क्या? कैपिटल क्रंच है, उनके पास पैसा नहीं है और इसलिए वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। कोविड के बाद सरकार के आदेश पर 2.5 लाख करोड़ रुपए के जो बैड डेट थे, या जो फंसे हुए कर्ज थे, उनका पुनर्गठन सरकार ने किया है, बैंकों ने किया है छोटे उद्योगों के लिए, और इसमें से आधे से ज्यादा जो लोन बुक है वो छोटे उद्योगों की है। छोटे उद्योग यानी 2.5 लाख करोड़ के कर्ज जो कोविड के बाद सरकार ने एक स्कीम ऑफर की थी कि अगर आपके कर्ज हैं आप उनका भुगतान टाल सकते हैं, यानी लोन रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं, तो 50% लोन बुक रिस्ट्रक्चर्ड लोन की छोटे उद्योगों के खाते में जाती है, क्योंकि उनके पास कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है। अब क्या है कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग थी शुभ में 18 महीने के लिए थी, 18 महीने के बाद अब वसूली उनके सर पर खड़ी है। बिल्कुल, अब उनसे कर्ज की वसूली शुरू होगी, क्योंकि 18 महीने पूरे हो चुके हैं रिस्ट्रक्चरिंग के, और इस समय लागत भी बढ़ी हुई है और सस्ता कर्ज भी उपलब्ध नहीं है। अब अगर हम यहां से देखें ना, तो हमारे पास 2 वर्ग दिखते हैं भारत में छोटे उद्योगों के। एक ऐसे वर्ग हैं जिन्हें किसी किस्म की गारंटी मिली थी, कर्ज की गारंटी मिली थी, या उनके लोन रिस्ट्रक्चर हुए थे। 1-2% टोटल सिनेरियो में ऐसा हिस्सा होगा। इसके जरिए उन्होंने दोबारा अपना काम किसी तरह से शुरू किया था। अब और दूसरा वर्ग वो है जिसे कोई कर्ज नहीं मिला था, वो भी अपना काम किसी तरह से शुरू कर रहा था। मौजूदा परिस्थिति दोनों के लिए संकटपूर्ण है। जिनको चुकाना होगा, उन्हें चुकाना होगा, उनके लिए रिटर्न नहीं आ रहे क्योंकि कच्चे माल की बढ़ोतरी हो गई, अब तो उन्हें 18 महीने बाद वापस चुकाना, और एक के लिए नया कर्ज लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसके पास ना तो उसका बिजनेस मॉडल बैंकों को सेटिस्फाई करने लायक है, जिसके आधार पर वो सामान बेचकर दिखा सके कि हम 15 से 20%, 25% का रिटर्न दिखा सकेंगे। भारत में 15% का रिटर्न लाना बहुत मुश्किल काम है। जब 15%, 16% का रिटर्न आप बैंक को दिखाओगे, तब बैंक आपको 11% के कर्ज के रेट पे कर्ज देगा। तो जिनको कर्ज नहीं मिला है, दोबारा काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए नया कर्ज लेना मुश्किल है, और जो ले चुके हैं उनके लिए कर्ज चुकाना मुश्किल है। बिल्कुल सर, चल जाते एक छोटा सवाल और, कि अभी आपने जिक्र किया पेमेंट का, कि 80 दिन का पेमेंट। मुझे लगता है कि छोटे उद्योगों की कर्ज ना मिलने के बाद या कर्ज से जुड़ी समस्याओं के बाद क्या सबसे बड़ी समस्या लेट पेमेंट की है?
सबसे बड़ी समस्या लेट पेमेंट की। औसतन कोविड से पहले ये समस्या 65 दिनों के आसपास थी, 65 दिनों का पेमेंट आता था। क्रिसिल की एक रिपोर्ट मुझे याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसमें उन्होंने बताया था कि ज़्यादातर छोटी इकाइयों को पेमेंट मिलने में 65 से 70 दिन लगते हैं, और अब इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट बता रही है कि इसमें 80 दिन लगने लगे, 80 से 90 दिन लगने लगे। तो होता क्या है कि कंपनियों के पास अधिकांश समय के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं होती, क्योंकि ये जो कैश फ्लो है, ये टूटा हुआ कैश फ्लो, जब उनके बेचे हुए सामान का पैसा उनके पास नहीं आता तो वो नए निवेश नहीं कर पाते, नया सामान नहीं खरीद पाते। उन्हें पीछे से सप्लाई जो मिलती है उसमें उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलता, उनको कच्चा माल उठाना है तो कैश पर उठाना है। और इस समय जबकि सप्लाई की शॉर्टेज है बाजार में, स्टील, सीमेंट या बाकी चीज़ों की कमी है, तो और ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप कैश पेमेंट, डाउन पेमेंट पर नहीं लेंगे तो आपको सामान नहीं मिलेगा। और इसीलिए भारत के छोटे उद्योग इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। उनका 65-70 दिन में, 80 दिन में उधार वापस आता है जब चुका पाते हैं, इसलिए वो नई टेक्नोलॉजी में, ब्रांडिंग में, किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। और यही सबसे बड़ी समस्या है जो भारत में छोटे उद्योगों को आत्मनिर्भर नहीं होने देती। देर से मिलने वाला पेमेंट है, बिजली महंगी हो रही है, भारी टैक्सेशन है और भ्रष्टाचार है, जिसकी कई सारी लागतें हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद भारत के छोटे उद्योगों में अभी तक की सबसे भयानक बीमारी, सबसे भयानक मंदी में दिखाई दे रही है। अब आप इस मंदी के बीच में शुभम सोचिए कि कौन सा उद्यमी बैंक को 18-20% रिटर्न की गारंटी दे सकता है। कोई भी सामान बनाने वाला हो, चाहे सर्विस बनाने वाला हो या मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर हो, 18 से 20% की गारंटी कौन देगा? और जब तक कोई गारंटी नहीं देगा, बैंक उसको 12 से 15% के ब्याज भुगतान के लायक मानेगा कैसे? बिल्कुल, ये आप समझ लीजिए कितनी बड़ी समस्या है छोटे उद्यमियों के सामने, जो अंशुमान जी ने बताया पूरे अर्थात से। आप दो समस्याएं सबसे बड़ी समझ सकते हैं, एक कर्ज, जिनको दो वर्ग में बांटा, कर्ज की समस्या, और दूसरी पेमेंट की समस्या। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी अंशुमान जी की इस पूरे अर्थात में दो टूक, वो ये कि दूरबीन से भी समस्या नहीं देखी जब तक आप एमएसएमई के पास जाकर समझेंगे। और इन्हें बचाने के लिए भारत को ठीक लगभग भारत की सरकारों को वैसा ही करना होगा जैसा कि स्टार्टअप की तरह मदद की जाती है। भारत में कोविड से पहले 33 लाख केवल छोटी इकाइयां बची थी और 5000 मझोली इकाइयां थी। बाकी सब माइक्रो थी, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जिसको मैं अक्सर कहता हूं कि वो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट है। वो शूडो अनएम्प्लॉयमेंट है, भारत का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो 33 लाख छोटी और 5,000 के आसपास मिडिल इनकम है, इन्हें स्टार्टअप की तरह बचाना पड़ेगा। इनके लिए टैक्स और कर्ज की लागत घटानी पड़ेगी, इन्हें पूंजी डालनी पड़ेगी। और ये कोई चैरिटी नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं बचे तो भारत अगले 5 साल में, 7 साल में मोनोपोलीज और कार्टेल्स का देश हो जाएगा। क्योंकि भारत में सिर्फ अधिकांश कंजम्पशन 10-12 बड़ी कंपनियों के पास होगा, कार्टेल्स के पास होगा, जिसे लेके अब भारत का कंपटीशन कमीशन रोज नए आदेश जारी कर रहा है। कहीं उसे सीमेंट में कार्टेल बनता दिखता है, कहीं उसे फूड डिलीवरी में कार्टेल बनता दिखता है, कहीं उसे शिपिंग में कार्टेल बनता दिखता है। और उसे बचाने के लिए, बाजार की प्रतिस्पर्धा को बचाने के लिए, रोजगारों के लिए ये जरूरी है कि स्वरोजगारिता का ये अंतिम स्तंभ है भारत में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लास्ट पोस्ट स्टैंडिंग है छोटे उद्योग, इन्हें बचाना पड़ेगा। इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सुनकर समझकर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे। आप उन सवालों को ज़रूर भेजिएगा। और अभी हम लेते हैं आपके वो सवाल जो आपने पिछले एपिसोड पर भेजे थे। सर, विष्णु सचदेवा जी का एक सवाल है, वो ये जानना चाहते हैं कि भारत की तुलना में चीन में प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी कम कैसे, चीन इतना सस्ता माल बना कैसे पाता है? चीन के पास दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि चीन में इकोनॉमी ऑफ स्केल है। जब आपकी स्केल बहुत बड़ी होती है तो आमतौर पर उत्पादन की लागत कम होती है। चीन ने अपने यहाँ औद्योगिक ढांचे में बाकी चीज़ों की लागतें कम रखी हैं, घरेलू टैक्स कम है, बिजली सस्ती, हालांकि उसका एक नुकसान चीन को सब्सिडी के तौर पर बाकी चीज़ों पर उठाना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण रिटर्न्स काफ़ी बढ़े हैं और उनकी कॉस्ट कम होती। और दूसरा, सरकार वहाँ उद्योग उत्पादन को सस्ता रखने के लिए बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है, क्योंकि चीन का पूरा फोकस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव सामान बनाने के लिए। और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव सामान बनाने के लिए अगर आपकी कॉस्ट कम नहीं होगी तो आप दुनिया के बाजारों में जाकर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि चीन कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं बना रहा जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बन सकती। चीन वही चीजें बना रहा है जो दुनिया के किसी दूसरे बाजार में भी बन सकती है शुभम, पर उतनी सस्ती नहीं बन सकती जितनी चीन बना रहा है। और इसीलिए चीन के सामान की पूरी दुनिया के बाजार में इतनी पहुंच है। तो चीन की पूरी पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, एनर्जी प्राइसिंग, ये सब इंडस्ट्री फ्रेंडली है, इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए। सर, दूसरा सवाल शिल्पी अग्रवाल का, वो जानना चाहती है कि आपने कहा अपने पिछले एपिसोड में कि सरकार को महंगाई पसंद है। 2 एपिसोड पहले आप बता रहे थे कि अमेरिका, यूरोप जैसे देश महंगाई से डरते हैं और जीडीपी को
कहते हैं कम देख सकते हैं, लेकिन महंगाई, इसको स्पष्ट कीजिए, ऐसा अंतर क्यों है? अमेरिका और यूरोप में महंगाई और भारत की महंगाई में बड़ा फर्क है। अमेरिका और यूरोप की महंगाई दो वजह से आती है, मॉनेटरी इन्फ्लेशन के कारण आती है। वहाँ 2 साल में कोविड के दौरान सरकारों ने बहुत पैसा बांटा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते रहे हैं। इकोनॉमिक में लोगों को पेचेक प्रोटेक्शन दिए गए, लोगों के बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए गए, उनकी तनख्वाहें रोकी गई और वो पैसा उनके हाथ में मौजूद था। तो अगर आप केवल अटलांटिक के दोनों किनारों पर बचत के आंकड़े कोविड से पहले और कोविड के बाद के देख लें तो आपको आश्चर्य होगा कि दोनों साइड में, यूरोप और अमेरिका में जहां सेविंग्स नेगेटिव थी, वो 2 साल में पॉजिटिव हो गई, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा था, वो खर्च नहीं कर पाए। तो वहां की जो इन्फ्लेशन आई वो मॉनेटरी फिनोमेना थी, ज्यादा डॉलर छापे गए, बाजार में छोड़े गए और महंगाई वहां से आई। उसमें कुछ हिस्सा सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन का था। भारत की इन्फ्लेशन टैक्सेशन और सप्लाई फिनोमेना है। भारत में चूंकि कीमतें बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ते हैं, जिसे हम विस्तार से पिछली बार समझा चुके हैं, तो भारत में पॉलिसी इन्फ्लेशन, जो कि इन्फ्लेशन का एक सबसे ज्यादा विवादित पहलू है और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण पहलू है कि सरकार की नीतियां महंगाई कैसे बढ़ाती हैं, सरकार की नीतियां किस तरह से महंगाई बढ़ाने में मदद करती हैं वो पॉलिसी इन्फ्लेशन भारत की बड़ी समस्या, जो हमें दुनिया के अन्य देशों में नहीं दिखाई देती। एक चीज। दूसरी चीज है कि हमेशा महंगाई को हमें किसी भी देश की परचेजिंग पावर के हिसाब से देखना चाहिए। भारत के लोगों के लिए महंगाई का मतलब अमेरिका के लोगों के लिए महंगाई के मतलब से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है, वहां पर कैपिटा इनकम्स बहुत ज्यादा है। भारत में भी 3-4 करोड़ लोगों के लिए महंगाई का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। सर, पौरव का एक सवाल और, आज 2 की जगह 3, क्योंकि जरूरी सवाल है। वो ये जानना चाहते हैं कि सरकार अगर टैक्स लेगी नहीं तो खर्च कहाँ से चलाएगी? तो टैक्स बढ़ाना वो ये मानते हैं कि ज़रूरी है। ये एक लंबी बहस का विषय है और हमें किसी समय इकोनॉमिकम में इस पर चर्चा करनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों को भारत में, जो लोग इकोनॉमी में, पब्लिक फाइनेंस में, पॉलिसी में रुचि रखते हैं, उन्हें पूछना चाहिए, जांचना चाहिए जाकर कि सरकारें आखिर खर्च कहाँ करती और उनके खर्च से आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आता है। आपको कौन सी ऐसी चीजें सरकार के टैक्स बढ़ाने से बेहतर रूप से मिल जाती? क्या आपने सड़कों के ऊपर अगर बेहतर टैक्स दिया तो सड़कों पर सुविधाएं बढ़ी हैं क्या? सड़क, जितना टैक्स आपसे सड़क पर चलने के लिए लिया जाता है, उस टैक्स की तुलना में सड़क पर चलने की लागत कम हुई है क्या? सरकारों को अपने खर्च सीमित करने पड़ेंगे और अब वो मौका आ गया है। राज्य सरकारों के ऊपर दबाव बन रहा है कि जीएसटी का कंपनसेशन खत्म होगा और उन्हें खर्च घटाने पड़ेंगे। सरकारों को अपने खर्च सीमित करने पड़ेंगे, ये बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहां पर खर्च जरूरी है और किन्हें खर्च जरूरी है। कोविड के दौरान हमने ये देखा कि कोविड के दौरान भारत में इतना टैक्सेशन कलेक्ट हुआ था, लेकिन जब भारत में माइग्रेशन शुरू हुआ तो लाखों लोग सड़क पर भटकते रहे, उनको कोई पानी देने वाला नहीं था, उनको कोई खाना देने वाला नहीं था। जब वो माइग्रेशन खत्म हुआ तब सरकारों को ये समझ में आया कि भारत में एक वेलफेयर स्टेट होता है, जिससे सस्ता अनाज बांटा जाना है, जिससे उनको घर पहुंचाया जाना है। तो हमें समझना पड़ेगा कि सरकारें जितना टैक्स हमारे ऊपर लगा रही हैं वो हमारी जिंदगी बदल रहा है, हमें वो क्या दे रहा है और कौन सी सुविधाएं बना रहा है और कौन सी ऐसी सुविधाएं जो हमें सरकार को टैक्स के बदले मिलती हैं। और ये आपको एक एक सेक्टर में देखना पड़ेगा। आपको एजुकेशन में देखना पड़ेगा, आपको हेल्थ में देखना पड़ेगा। शिक्षा के लिए आप सरकार को टैक्स देते हैं, शिक्षा लेते हैं प्राइवेट सेक्टर से। हेल्थ के लिए आप सरकार को टैक्स लेते हैं, हेल्थ का पैसा आप देते हैं प्राइवेट सेक्टर को। बिजली के लिए आप सरकार को टैक्स देते हैं, बिजली आपको उतनी ही महंगी मिलती है जितना आप टैक्स देते हैं। तो यह बहस थोड़ी लंबी है सरकार के खर्च और टैक्स के रिश्ते की। इसे और गहराई से समझने के लिए हमें नए सिरे से इस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और हम चर्चा करेंगे। इकोनॉमिकम जरूर किसी ना किसी दिन ऐसा कुछ शो लेकर आएगा जो आपकी इस सवालों के जवाबों को और गहराई से और गंभीरता से और डीप में जाकर दे पाएगा। सर, अब बात इनकम की। इनकम में इस बार सर क्या खास है? सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार इनकम में हमें ध्यान रखना जरूरी है कि क्रिप्टो को लेकर लगातार चर्चा होती रही। इकोनॉमिकम में भी हम 2-3 एपिसोड पर क्रिप्टो पर बात कर चुके हैं। क्रिप्टो के निवेशकों को अब जो दीवार पर लिखी इबारत है वो ध्यान से समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो में मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी चीज़ों को लेकर सहमति बन रही है। भारत में सरकार नया कानून लाए उससे पहले रिजर्व बैंक और सरकार पूरी तरह स्पष्ट कर चुकी है कि क्रिप्टो और क्रिप्टो के निवेश को वो लॉटरी और रेस जैसा दर्जा देगी। ऐसी परिस्थिति में यदि आप बाजार में बिटकॉइन के उतार चढ़ाव से ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो उसके बजाय क्रिप्टो के बारे में अपने निवेश को लेकर थोड़ा गंभीरता से सोचें। खासतौर पर ये देखें कि आप इसमें कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना जोखिम ले सकते हैं और अपने नाक कान आँख खुले रखें, क्योंकि क्रिप्टो का रेगुलेटरी इन्वायरमेंट पूरी दुनिया में बदल रहा है और बहुत सख्त होने वाला है। और ये भी ध्यान रखें कि इस बार इनकम टैक्स के रिटर्न में आपसे आपके क्रिप्टो निवेश के बारे में जानकारी भी मांगी जाएगी और उसके बारे में इनकम टैक्स आपसे कई सारी सूचनाएं और मांगेगा। तो अगर आपने निवेश कर रखा है तो सूचनाएं सही ढंग से दें ताकि आपके लिए भविष्य में कोई आगे समस्या ना आए। सर, तमाम विकल्प और हैं, जरूरत क्या है कि क्रिप्टो में निवेश करें और जगहों पर बेहतर तरीके से? स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते या हमारे लिए ये कहना संभव नहीं कि आप करें या ना करें, लेकिन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के तौर पर जिस भी प्रोडक्ट में,
जिस भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्लियर नहीं है, साफ सुथरा नहीं है वहां पर निवेश करना अपनी गाढ़ी कमाई को जोखिम में लगाना होगा। इसके बाद भी बहुत सारे विकल्प हैं, लोग रिस्क लेते हैं और रिस्क लेने की अपनी अपनी सबकी कैपेसिटी होती है। पर हमने सामान्य रूप से पिछले 2 साल में बहुत सारे आम लोगों को, जिन्हें बाजार की वैगरीज के बारे में, क्रिप्टो के कानून के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्होंने निवेश किया था। उनकी दृष्टि से जो अभी तक की परिस्थिति हमें दिख रही है और जो सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, उस हिसाब से इनकम के लिहाज से इस पर ध्यान रखना जरूरी है कि क्रिप्टो बहुत जोखिम भरा निवेश हो रहा है धीरे धीरे भारत में। बिल्कुल, तो 2 अगर रेगुलेटर नहीं है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्लियर नहीं है, तो निवेश बहुत सोच समझ के सतर्क रहकर ही करें। सर, चलते चलते किस्सों के सिक्के से पर्दा और उठा दीजिए। इस बार का किस्सों का सिक्का आपको कोयले का किस्सा सुनाएगा, पर ये कोयले का किस्सा कोई दुनिया के कोयले का किस्सा नहीं है। ये किस्सा है रूस और यूक्रेन के कोयले का। कोयला जो कभी रूस और यूक्रेन की ताकत था, वही कोयला कैसे रूस में एक बड़ी सरकार के एक बड़े सुधार के पतन का कारण बना, और वही कोयला और आज उसी कोयले के इलाके में रूस में युद्ध चल रहा है और हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ये कोयले की दास्तान क्या है, कैसे कोयले का एक मजदूर रातों रात टाइम मैगजीन के कवर पर पहुंच जाता है, और कैसे कोयले के मजदूर रूस के सबसे बड़े सुधारवादी प्रधानमंत्री की सत्ता पलट देते हैं, राष्ट्रपति की सत्ता पलट देते हैं। कोयले में बहुत ताकत है, रूसी कोयले में की राजनीतिक ताकत बहुत बड़ी है। और इस बार हम आपको बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाएंगे कि स्टालिन के दौर से लेकर गोर्बाचोव के दौर तक कोयले का आखिर क्या हुआ रूस में। तो इस बार कोयले के पूरा किस्सा आपको किस्सों के सिक्के में सुनने को मिलेगा, पूरी कहानी आप कोयले की सुन पाएंगे। फिलहाल इस इकोनॉमिकम में इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका इस शो में जुड़ने के लिए। आप लोग भी दीजिए इजाजत, हमें आपके सवालों का, सुझावों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।